जो अपने एक ना वाई हाँ, वाई ट्रांसफर वो तो क्या, लेकिन कैसे हो? वाई बहुत सारी किताबें मंगाई, मैंने यूट्यूब पे देखना शुरू कर दिया, शुरू सुनना शुरू किया। जो हिंदू कैलेंडर में 2083 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया था और जिसमें वैसे एक बच्चे ने पूछा, यदि आप पॉडकास्ट के माध्यम से बताऊंगा, यदि आपकी गाड़ी का कलर ब्लैक है और आपकी गाड़ी के नंबर का टोटल 1 पे आ जाए या 2 पे आ जाए तो गाड़ी आपकी बात खराब होगी। तो वो कहानी जो पिछली बार अधूरी छोड़ दी थी, आइए उसको पूरा करते हैं। अभी जैसे आप कह रहे थे कि माता पिता ने भी जो किया है वो हाँ। इम्पैक्ट करता है, तो मैं ऐसे ही पूछना चाहूंगी, जैसे कई बार होता है अपने आसपास बड़े पेसिमिस्ट या नेगेटिव लोग होते हैं, मतलब गलत ही बात कर रहे हैं, नेगेटिव ही बोल रहे हैं, कुछ अच्छा बोलना ही नहीं है। ऐसे लोग के आसपास रहने का प्रभाव क्या हम लोगों पे भी पड़ता है? 100% जिसका राहु खराब होगा वो बैक बाइटिंग करेगा। अच्छा, जिसका राहु खराब होगा वो बैक बाइटिंग उसकी होगी भी। जिसका राहु खराब होगा, आपको मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि वह कितना भी किसी का कर ले उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो जिसको भी अच्छा करेगा उसका उसके साथ में बुरा हो जाएगा, जिसका भी अच्छा करेगा वही उसका दुश्मन बन जाएगा। उसको क्रेडिट लाइफ में मिलता ही नहीं है। उसके घर की जो टॉयलेट की सीटें हैं वो जल्दी खराब होंगी, घर के बिजली के उपकरण वो जल्दी खराब होंगे। आप ही समझिए, आपको इसका मतलब आपका राहु खराब है। और ऐसे लोग नेगेटिव बातें करते सोच को जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स को जाते हैं। तो और अपने यदि को आप ऐसे उसके लोगों लिए से दूर रहना 100% होना चाहिए। सूर्य का सबसे सूर्य कौन है? जो पॉजिटिव सोच का आदमी है। सूर्य कौन है? जो हमेशा आगे बढ़ता है। सूर्य एक राजा है, उसको नेगेटिव सोच पसंद ही नहीं है। उसको खराब कौन करता है? राहु। जैसे मैंने पहले, और आप नेगेटिव सोच वाले बंदों के साथ में रहेंगे तो आप अपने ऑरा में छेद कर रहे हैं बड़े बड़े, जो आपके छेद ऑरा को काट के पीट के आपको एक अंदर से खोखला कर रहा है, आपको जो बॉडी है उसको कंकाल में लेके जा रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ में दूर रहिए। आप अपना, जैसे आप किसी की बैक बाइटिंग करते हैं तो आप अपना भी राहु खराब कर रहे हैं और सामने वाले का भी राहु खराब कर रहे हैं। आपको हमेशा पॉजिटिव बातें करनी है, पॉजिटिव सोच के साथ में करना है। आप सूर्य मंगल गुरु के साथ में रहिए ना, शुक्र के साथ में रहिए। आपको ऐसे लोगों के साथ में क्यों रहना है जो खुद भी नेगेटिव हो, सामने वाले को नेगेटिव। बिल्कुल, ये तो सही नॉलेज है एकदम। तो सर, जैसे अब हम न्यूमरोलॉजी की भी बात करते हैं, मतलब 1 से 9 नंबर होते हैं सबके, और जहाँ तक मेरे ख्याल से मूलांक बोलते हैं जिनको, कि आपकी बर्थ डेट से होता है शायद ये। तो इसमें जैसे मैं पहले ही जानना चाहूँ, पहले हम इस पे बात करेंगे कि सबसे 1 से लेकर 9 तक पावरफुल नंबर कौन-सा है? देखिए, एक बात बताता हूँ कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो आपकी कुंडली में कम पावर वाला है, और ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो सबसे ज़्यादा पावर वाला है। अच्छा। अभी लोग ये बताते हैं कि 8 नंबर या 4 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ होगी तो लाइफ में संघर्ष करेगा। आपने न्यूमरोलॉजी के बारे में सुना होगा ना, हाँ, कि जिसका 4 मूलांक नंबर। 8 है और जिसका मूलांक 4 है वो हाँ। लाइफ में सबसे संघर्ष करेगा। मैं बोलता हूँ कि 1 से लेके 9 नंबर के बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो जिसको सबसे संघर्ष वीक नहीं है करना। और जो नंबर सबसे अच्छा है। अच्छा। पहली बात तो न्यूमरोलॉजी को ये समझिए, न्यूमरोलॉजी लिखी किसने थी? आपको पता है? न्यूमरोलॉजी एक कीरो नाम का व्यक्ति हुआ था, जिसका जन्म आयरलैंड में हुआ था और जो बाद में इंग्लैंड में बढ़ा था। वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। उसको वो क्या था कि उसको इंडियन में एस्ट्रोलॉजी को सीखना था और बहुत बड़ा लेखक था वो। मैं मुंबई में आया, उस टाइम मुंबई जब इंडिया आज़ाद होने से पहले की बात है पोर्ट ये। से सारा ही पोर्ट से, आता था, हाँ, तो मुंबई में आया तो वहाँ के बहुत बड़े फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट उनके पास गया, तो उन्होंने उसको एस्ट्रोलॉजी को सीखा। तो लेकिन उसकी एस्ट्रोलॉजी पल्ले नहीं पड़ी। तो उसने क्या किया, तब जब उस टाइम की जो इतिहास था, जब जो लोशो ग्रिड था, ये चाइना के एक ऋषि हुए थे लोशो जी, उसने लिखा था भारतीय एस्ट्रोलॉजी की मदद से। तो उन्होंने वह उससे भी प्रभावित था, तो उसने भारतीय एस्ट्रोलॉजी को उसके साथ में क्लब कर दिया और बहुत ही अच्छी न्यूमरोलॉजी लिखी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन वो एक एस्ट्रोलॉजर नहीं था, वो आधा ज्ञान था। आपने बिल्कुल सही बात की। उसको क्या, कौन सा ज्ञान था? आधा ज्ञान था। आज जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो सब क्या बताते हैं कि आपका 7 नंबर किसी का दुश्मन नहीं है, और जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि 7 नंबर किसका है? केतु का। सबसे बड़ा दुश्मन ही केतु है। आज जबकि न्यूमरोलॉजी में जितने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो सब सीखे सिखाए हैं, किसी के ब्लड में थोड़ा है। किसी ने सीखी थोड़ा है, किसी ने उसको भुगता थोड़ी ना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो क्या कहते हैं कि केतु जिसकी की कोई गर्दन नहीं है, वो तो शाही प्लेनेट है। अरे भैया, यदि किसी की विजडम, बुद्धिजीवी कोई है तो वो कौन है? केतु। और केतु किसी के साथ में बैठ गया तो सामने वाले को स्लो कर देगा, वो काम करने नहीं देगा। केतु खुद खराब नहीं है, लेकिन केतु जिसके साथ में बैठ जाएगा उसको खराब कर देगा। चंद्रमा के साथ बैठ जाए केतु तो चंद्रमा ग्रहण, बुध के साथ बैठ जाए बुद्धि खत्म, शनि के साथ बैठ जाए काम खत्म, शुक्र के साथ बैठ जाए लग्जरी खत्म, गुरु के साथ बैठ जाए आदमी का ज्ञान खत्म,
और कौन सा रह गया, सूर्य के साथ में बैठ जाए तो ग्रहण लगा दिया, आदमी के पड़ोसी के साथ झगड़े, इसके साथ झगड़े, तो मतलब केतु जिसके साथ बैठ गया उसका उसने पत्ता कट कट कर उसने उसकी टांगे काटने धीरे धीरे करके। और जबकि न्यूमरोलॉजी में क्यों उस टाइम उसको कीरो को जो भी एस्ट्रोलॉजी था जो उसने पढ़ाया उसने वो लिख दिया, और वो क्या मालूम था, ना तो एस्ट्रोलॉजी को पता था कि क्या लिख कर गया है। उसने जाके न्यूमरोलॉजी कहाँ जाके लिखी, इंग्लैंड में जाके लिखी। और उस टाइम पे उसने क्या बोला था कि 13 नंबर इधर अनलक्की नंबर। हाँ बोलते भी हैं, हाँ बहुत बोलते हैं। आज आपको मैं आपके चैनल पे तीन तो आपको नहीं पर 13 जरूर 13 है। को बदनाम कर रखा है, 13 तीन को जरूर नहीं है, करता, 3 13 को बदनाम कर रखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 13 नंबर किसका, उसने बोला उन्होंने 4 नंबर को कार्मिक नंबर बोला कि 4 नंबर ऐसे हैं जो पिछले ही जन्म के कार्मिक नंबर लेकर आए हैं। उसमें से सबसे पहले उन्होंने 13 नंबर बोला, फिर उन्हें 14 नंबर बोला, फिर उन्होंने 16 बोला, फिर 19 बोला। तो उन्होंने बोला कि ये चारों नंबर कार्मिक नंबर हैं, ये नंबर ऐसे हैं जो पिछले जन्म से ही अपने बुरे कर्मों को लेकर आए हैं और ये इस जन्म में कुछ चीजें भोगनी पड़ती हैं। अब 13 का मतलब क्या था, 4 नंबर। तो उन्होंने बोला कि इन चारों कार्मिक नंबर में से भी जो सबसे बुरा नंबर है वो 13 नंबर है। तो उन्होंने बोला 13 नंबर लकी नंबर है। तो उन्होंने जैसे ही वो इंग्लैंड में गए उन्होंने बुक लिखी, उन्होंने पब्लिश कर दिया कि 13 नंबर लकी नंबर। और सडनली कोइंसिडेंटली उन दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं 13 तारीख को घट गई, कोई जहाज था वो डूब गया, अच्छा कुछ चीजें ऐसी घटना घटित होगी। तो सभी लोगों ने क्या मान लिया सही समझ कि लिया। 13 नंबर को अनलकी नंबर मान लिया। तो जितने भी आर्किटेक्ट थे वहां के फॉरेन के, तो उन्होंने 13 नंबर की बिल्डिंग बनाना बंद कर दिया, 13 नंबर का फ्लोर बनाना बंद कर दिया, लोगों ने 13 नंबर का घर लेना बंद कर दिया। 13 नंबर के आप देखो कि चंडीगढ़ जो फ्रांस के एक आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया है वहां पे 13 नंबर का सेक्टर नहीं है। आप देखो जितने भी फॉरेन के इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में कहीं बता दो 13 नंबर का सेक्टर नहीं है, 13 नंबर का घर नहीं है, सब कुछ है। 13 नंबर का फ्लोर भी है, 13 नंबर का सब कुछ है। और एस्ट्रोलॉजी किसकी है, इंडिया की। संस्कृति किसकी, इंडिया की। और एक इंग्लैंड से बनता है। आज नेम न्यूमरोलॉजी से बोलते हैं कि नेम में रेक्टिफिकेशन होता है, तो इंग्लिश में होता है कि हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है क्या, क्यों हिंदी में कभी ऐसा इसके बारे में कभी जरूरत समझी नहीं गई है। हमारे नाम तो संस्कृति में थे, हमारे नाम तो हिंदी में थे। तो नेम न्यूमरोलॉजी किसकी की थी, तो उनकी कही की थी। उन्होंने इसमें स्विच वर्ड्स बनाए, उन्होंने कुछ चीजें बनाई जो टैरो कार्ड उसके बाद यूएसए ने डेवलप किया। जो स्विच वर्ड्स हैं ये फ्रांस जापान ने लोगों ने इसको किया। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, चीजें कहाँ थी, इंडिया की थी। इंडिया की संस्कृति को गोलमोल करके इन्होंने क्या कर दिया, आधा उधर से लिया और जो झाड़ के इन्होंने उन चीजों को बना दिया। और जबकि 13 नंबर तो अनलकी नंबर है नहीं। आप देखिए 13 नंबर के जितने लोग हैं सबसे ज्यादा डिसिप्लिन लोग ही 13 नंबर के हैं। 4 नंबर डिसिप्लिन का है, 4 नंबर नॉलेज का है, 4 नंबर ज्ञान का है। और ऐसे लोग आप देख लीजिए कि सामने वाले से रिलेशन बनाना है, ऐसे लोग 4 नंबर वाले किसी से जल्दी से रिलेशन खराब नहीं करते हैं। आप अपना तो आप 13 नंबर की, 22 नंबर एक अलग चीज है। अच्छा 22 नंबर ऑलवेज मास्टर नंबर। जो भी बताया गया है कि 22 नंबर की तो व्यथा ही अलग है। इसके तो जो 22 नंबर के हैं दे आर वेरी लकी पीपल अकॉर्डिंग टू किरो, दे आर वेरी लकी। जबकि मेरा ये मानना है कि ये दो चंद्रमा से मिलकर एक राहु बना है, तो ये लकी तो है और कहीं ना कहीं इनके लाइफ में एक अनलक भी इनको फॉलो करता है कि दो चंद्रमा, हाँ कुछ ना कुछ, क्योंकि 2 चंद्रमा मिलके एक राहु बने हैं और सबसे बड़ा चंद्रमा का दुश्मन कौन है, राहु है। तो जब 2 चंद्रमा मिलकर राहु बने हैं तो लाइफ में कहीं ना कहीं, जबकि उसने क्या बोला था, ये मास्टर नंबर है। जबकि मेरा ये मानना है कि 13 नंबर से भी कभी लकी नंबर है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को प्लीज माइंड मत कीजिएगा, मेरी बात को माइंड मत कीजिएगा। तो क्योंकि चंद्रमा से राहु बना हुआ है, तो मतलब कि उसका पेरेंट्स ही अच्छे नहीं है, जो उसके दुश्मन है, जो अपने उसके पेरेंट्स ही अपने बच्चे से प्यार नहीं करते हैं, तो उस बच्चे का थोड़ा सा कहीं ना कहीं समस्या है, थोड़ा टेंशन में तो रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि न्यूमरोलॉजी करनी चाहिए। मैं भी न्यूमरोलॉजी करता हूँ। मैं न्यूमरोलॉजी को मैंने अपनी लाइफ में जो मैंने कोर्स ज्वाइन किया है, मैं शुरू कर रहा हूँ, उसमें इसको मैंने न्यूमरोलॉजी नाम नहीं दिया है, उसको मैंने बोली हाउ नंबर्स इम्पैक्ट योर लाइफ। हाउ नंबर्स इम्पैक्ट योर लाइफ। आपका ऑफिस का नंबर क्या होना चाहिए, आपका घर का नंबर क्या होना चाहिए, आपका मोबाइल का नंबर क्या होना चाहिए, आपकी गाड़ी का नंबर क्या होना चाहिए, तो सब चीजें। और मैं बिना गाड़ी, अपने गाड़ी का नंबर कोई भी है, यदि आप पॉडकास्ट के माध्यम से बताऊंगा, यदि आपकी गाड़ी का कलर ब्लैक है और आपकी गाड़ी के नंबर का टोटल 1 पे आ जाए या 2 पे आ जाए, तो गाड़ी आपकी बार बार खराब होगी। आप चेक कर लीजिएगा, करियर खराब होगा। अरे गाड़ी खराब होगी, अच्छा गाड़ी खराब होगी, सॉरी क्योंकि गाड़ी का कलर क्या है, काला है, ब्लैक है। और गाड़ी के 4 नंबर जो होते हैं न्यूमेरिकल नंबर है, उनका टोटल यदि 1 पे आ रहा है या फिर 2 पे आ रहा है, तो गाड़ी बार बार खराब होगी। मेरी खुद की गाड़ी जो मैंने भी, मेरे पास एक्सीडेंट जो गुआर है, जो मैंने नहीं ली, तो मैं बड़ी कोशिश कर रहा था कि नंबर इसका 6 पे आए या 5 पर आए, तो ब्लैक कलर की गाड़ी थी। लेकिन अनलकी वो नंबर मुझे मिला नहीं, और मैं उस टाइम इंडिया में नहीं था, मेरा उसको लड़के देख रहे थे, तो वो अनलकी नंबर 2 पर आ गया।
अब एक गाड़ी नई गाड़ी रोज ही खराब हो जाए हम्म, तो कुछ दिन कभी कभी क्या होता है कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को लेकिन उसके बावजूद भी आप उन चीज़ों हो की जाता हो ही है। जाता उपाय है। उपाय वगैरह मेरी करने में आलस कर देते। तो मैंने अपनी गाड़ी के पीछे छोटा सा 4 नंबर लिख दिया। आज मैंने 2 से 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, गाड़ी एक बार भी गैरेज में नहीं गई है ठीक होने के लिए, सिर्फ सर्विस के लिए गई है। जबकि उससे पहले नई गाड़ी कभी कोई कुछ हो गया, कभी मतलब ये एक हाउ नंबर्स इम्पैक्ट योर लाइफ। एक एटीएम का नंबर मैं आपको देख के बता दूंगी, आप अपने एटीएम का नंबर बता दी टोटल कितना है, मैं अभी आपको बता दूंगा आपका पैसा खर्च कहाँ होता है। एटीएम का नंबर का क्या बता दीजिए, टोटल करके बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपका पैसा किस तरीके से कहाँ पे खर्च होता है। आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरीके से बात करते हैं तो खत्म कहाँ से होती है, शुरू कहाँ से होती है। तो हाउ नंबर्स इम्पैक्ट योर लाइफ, ये चीज बात करती है। नंबर्स के ऊपर मैंने एक अपनी रिसर्च की है, बेस कीरो का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं कीरो को नमन करता हूँ, कीरो के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी एक नई सोच लेकर आए, नई क्रांति लेकर आए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन आज तक भारतीय इतिहास में कोई भी एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं हो जो कीरो की बात को काट दे। मेरा बेस भी चाइल्ड न्यूमरोलॉजी है, मेरा बेस भी कीरो न्यूमरोलॉजी है, लेकिन मैं कीरो की कुछ बातों से सहमत नहीं हूँ। मैं बेस मेरा भी, लेकिन फिर भी रिसर्च बेस पे ही मैंने आप अपनी बात आंसर क्योंकि दे रहे मैंने चीजों को भुगता है, मैं लाइफ प्रैक्टिकल देखा है। और आज मेरे बताए हुए जो भी लोग जातक हैं वो इसी नंबर्स का बहुत अपनी लाइफ में इंजॉय और आनंद ले रहे हैं। तो सर जैसे इसी में, हाँ सॉरी, मतलब इसी में अगर हम 1 से 9 नंबर की बात करें, इनमें हम एक थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा कि 1 2 3 किसका क्या क्या इम्पैक्ट है, मतलब देखिए एक नंबर क्योंकि वाले, आपकी रिसर्च से जानना चाहते हैं हम वो। मतलब चलिए आपको और किसी की सुननी ही नहीं है, आप अपने आप हाँ। जो इतना रिसर्च कर रहे हैं इन चीजों पे, उसके सिर्फ एक ट्रेड एक एक लाइन के बारे में हाँ, बताऊंगा। बिल्कुल। एक नंबर सूर्य के लोग होते हैं, इन्हें अपनी तारीफ सुनना ही पसंद है, इन्हें अपने बारे में नेगेटिविटी सुनना पसंद है। यदि आप एक नंबर वालों से कोई भी काम नहीं करवाना चाहते हैं तो उनको बोलिए यस बॉस, यस बिल्कुल सर। सच है। आप ऐसा बोलेंगे तो सामने वाला आपका काम भी करेगा और चीजें भी। इन्हें अकेला चलना पसंद नहीं है, इन्हें हमेशा 2-3 लोग अपने साथ में लेके जाना पसंद है। चेले चपाटे इनके साथ हमेशा होना चाहिए। और आप जब भी आपको लगे कि आपकी टीम में कोई एक वाला है तो उसे पहले ही बॉस बना दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं 2 नंबर वालों की। 2 नंबर वाले चंद्रमा ग्रह से रूल करते हैं, जिद्दी लोग होते हैं। रानी रानी में लड़कियां जब मार्केट में शॉपिंग करने जाएंगी कुछ और लेने के लिए, लेकर कुछ और आ जाएंगी। किसी से भी बात करेंगी तो इनको किसी भी शादी विवाह में जाएंगी तो इन्हें ना शादी विवाह में जाएंगे तो इन्हें पनीर दूध आइसक्रीम खाना इन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। जिद्दी स्वभाव की होंगी। लड़की का स्वभाव नेचर क्या होता है, जिद्दी, अपनी ही जिद पे 2 नंबर वाले के अड़ जाएंगे कि मुझे ये तो करना ही करना है, मगर नहीं। तो आपको इमोशन में लोग होते हैं, जब भी आपको 2 नंबर वालों से काम करना पड़े ना तो आप उनके ना कंधे पे हाथ रख दो, उनके दुख में दुखी हो जाओ, उनके सुख में सुखी हो जाओ, वो आपके दीवाने हो जाएंगे। तो आपको 2 नंबर वालों से काम कराने का सबसे आसान तरीका, आप उनको बोले कि मैं ऐसा लूंगी, मैं ऐसा लेके मानूंगी। उन्होंने बोला कि बाबा तू पहले तू ले ले, मैं बाद में ले लूंगा। 2 नंबर वालों का आपको चीजें का है, वो जिद्दी है, वो शतरंज की तरह है, चलेंगे करेंगे कुछ और, सोचेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। लेकिन एक लाइफ में वो हमेशा सब कैप्टन तक ही आगे बढ़ेंगे, उसके बाद उनको बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यदि डेट ऑफ बर्थ, मूलांक धोनी की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 डेट ऑफ बर्थ वालों की बात करो। यदि यही यहाँ पे किसी की डेट ऑफ बर्थ 11 है, मूलांक कितना हो गया 2, तो पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। अच्छा, तो ये सिर्फ ऐसा होगा कि 1 नंबर का, यहाँ पे यही तो मैं बता रहा हूँ, अभी तक यही न्यूमरोलॉजी में क्या 2 मूलांक की बात करी, मैं 2 मूलांक वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि यही डेट ऑफ बर्थ किसी की 11 है, वो हीरो है, वो एक वाले से भी ज्यादा पावरफुल है, वो राजा से भी ज्यादा पावरफुल है। तो मतलब जैसे 3 नंबर भी अलग हो गया, मेरा 12 है। हाँ, तो उसकी भी डेट ऑफ बर्थ हाँ, अलग तो है, 3 12 को नंबर। मिला के भी 3 अलग तो हो अभी गया। अभी हम एक बार मूलांक की मोटा बात अच्छा, करें, लेकिन ठीक उसमें है। गुण सभी होंगे 2 नंबर ठीक है, वाले में गुण। अच्छा। 3 नंबर वाले क्या है, सलाहकार हैं, आर्किटेक्ट हैं, जितने भी एंकर हैं, जितने भी हीरो हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग हैं, वो 3 नंबर वाले हैं। तो इनको ना मतलब कि इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। ये गुरु है, इनको हर बात पे सलाह देना अच्छा लगता है। ये टीचर है, इनको लगता है कि मैं हर बात को सलाह दूं, सामने वाले को एडवाइस करूँ कि तेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इनकी कोई एडवाइस ना भी माने तो उनको बुरा लगता है, मेरी एडवाइस ने मानी नहीं, मेरी अपने को क्या समझती है, मेरे को क्या समझता है कि ज़्यादा बुद्धिमान समझता है। तो ऐसा 3 वालों के बोला कि दे आर आर्किटेक्ट, दे आर गुरु। और मैं आपको बताता हूँ, यदि आपको ज़िंदगी में कभी भी आगे बढ़ना है, आपको कभी भी सलाह लेनी है, तो एक बार 3 वालों से सलाह पक्का लीजिए। पक्का मुझसे लीजिए सर। अब बात करते हैं 4 नंबर वालों की। 4 नंबर वाले क्या होते हैं, राहु ग्रह से देखे जाते हैं। आज आपको मैं बताता हूँ, जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जितने भी बोल रहे कि राहु को क्या बोला जाता है, गली का गुंडा। इसमें एक वर्ड भी यूज किया जाता है, जो कौन सा गुंडा बोलते हैं इसको, शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। एक गली का गुंडा बोला जाता है, पॉजिटिव गुंडा कहा जाता है कि जो सबका किसी का बुरा नहीं करना चाहता, अच्छा, सबका अच्छा। एक हीरो फिल्म भी आई थी, कि उसको कौन सा गुंडा बोला जाता है कि राहु वो गुंडा है, जबकि मैं बताता हूँ कि बिल्कुल ये गलत बात है।
जिस प्रकार से सूर्य देवताओं का राजा है, उसी प्रकार से जो राहु है वो दानवों का राजा है। यदि किसी की कुंडली में सूर्य और राहु मतलब कोई भी 1 नंबर वाला 4 नंबर वाले इकट्ठा बैठ जाएंगे, दोनों की आपस में कभी नहीं पटेगी। 2 नंबर वाले और 4 नंबर के साथ बैठ जाएंगे तो कभी नहीं, क्योंकि वो देवताओं का राजा है, वो दानवों का राजा है। लेकिन क्या दानव डिसिप्लिन नहीं होते? होते हैं ना। रावण देखो आप, कंस देखो आप कितने भी जो दानव थे, उन जितनी पूजा देवताओं की वो करते थे, उतनी पूजा देवता भी देवताओं की नहीं करते थे। आप मेरी बात को समझो। ये बात सही है बिल्कुल। आज आप देखो ना, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन कौन था? दानव थे। लेकिन बस वो व्याभिचारी के या उनके शौक गलत थे, उनकी चीजें गलत थी। कहा जाता था। बोलो ना, कौन सा ऐसा दानव, मुझे एक भी नाम बताइए जिसने पूजा तपस्या नहीं की हो, तप नहीं किया हो, जिसने देवताओं को प्रसन्न नहीं किया हो, जिसने डिसिप्लिन से हजारों करोड़ों साल में वरदान, इतने वरदान देवताओं के पास नहीं है। आप चेक कर लीजिए। लेकिन देवताओं की देवता खा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका जन्म मुकेश अंबानी के घर में होगा, तो आप खा रहे हो ना। और एक मैं हूँ, एक आप है, हमें दानवों की तरह मेहनत करनी पड़ रही है। तो हम दानव हैं। हम जितने भी कलयुग के लोग हैं, चाहे वो सूर्य ग्रह, सब लोग दानव हैं। और जो जितने भी लोग ये पैदा हुए अच्छे अमीरों के घर में, सब तो 4 नंबर डिसिप्लिन का नंबर है, 4 नंबर वेल्थ का नंबर है, 4 नंबर आज की डेट में मैं बोलना चाहूंगी कलयुग में अंदर सबसे बढ़िया वो लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 है। वो अपने आप को अनलक्की लोग नहीं मानने। सबसे ज्यादा लक्की वो लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 है, क्योंकि राहु देवता जो कलयुग का देवता है वो आपके साथ में है, वो आपका मालिक। आप सोचो, बड़ा करो, रिस्क लेके काम करो, राहु के साथ में लगेगा। अब बात करते हैं 5 नंबर वालों की। 5 नंबर न्यूमरोलॉजी में सबसे बढ़िया नंबर किसको बोला गया? 5 नंबर। यदि आपकी लाइफ में 5 नंबर नहीं है तो उसका मतलब आपकी लाइफ कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है, बैलेंस है, बैलेंस नहीं है। जबकि मैं बताऊंगा कि जितने भी 5 नंबर के लोग हैं जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 5 आ रहा है, किसमें? शुरुआत में 14 वाले, 5 वाले, 23 वाले, वो कंफ्यूज लोग हैं। उनको लाइफ में यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है, डबल माइंडेड है। ग्रीनरी से उनको शौक है, हमेशा उनको खेलने के लिए वीडियो गेम चाहिए, थोड़ा सा काम करेंगे, अटेंशन नहीं है, फोकस नहीं है, बोर जल्दी हो जाते हैं। और जबकि न्यूमरोलॉजी में क्या बोला गया कि सबसे ज्यादा बढ़िया नंबर क्या है? 5। अरे भैया, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 आना चाहिए। आप जैसे 15 है, अच्छी डेट ऑफ बर्थ 5 आ रही है ना, लेकिन टोटल क्या बन रहा है? 6 बन रहा है। जितने भी न्यूमरोलॉजी सब क्या बोलते हैं कि 5 नंबर सबसे बढ़िया डेट ऑफ बर्थ। अरे भैया, 5 वाले तो कुछ पहले ही कंफ्यूज है, बिना पहनते के लौटे, कभी जहाँ पे बैठ के उनके जैसे हो जाते हैं। लेकिन 5 उनको गार्डनिंग का शौक होता है, उनको चीज़ों का शौक, बातें करने का शौक होता है, मजाक करने का शौक होता है, चुटकुले सुनने का या सुनाने का शौक होता है, गाने सुनने का शौक होता है। तो ठीक है, अच्छी डेट ऑफ बर्थ है, अच्छा नंबर है। मैं किसी के बारे में किसी को प्री मेरी बात को माइंड मत कीजिए, नंबर नहीं। सबसे अच्छा नंबर आएगा 6। आज का जो युग है वो किसका है? या राहु का या फिर शुक्र का है। देवताओं दानवों का राजा कौन है? राहु है। दानवों का राजा राहु है, दानवों का शुक्र, दोनों का गुरु कौन है? शुक्र है। तो आज का टाइम तो या तो राहु का या फिर शुक्र का है। तो शुक्र मतलब आज के यदि जितने भी शुक्र वाले बंदे कहीं भी मार्केट में शॉपिंग करने जाएंगे तो 10 मिनट में अंदर शॉपिंग कर लेंगे, खाने पीने के शौकीन होंगे, घूमने के शौकीन होंगे, लग्जरी लाइफ, ये पैसा, शोहरत, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, जहाँ पे जाएंगे बड़ा ऑफिस, सब कुछ बड़ा उनको चाहिए, सब कुछ उनको लग्जरी चाहिए और भोग विलास की। और ऐसे लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, ये किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट ने ये बातें बताई हूँ तो मेरे को आप कभी आप जो आपका तलवार होगी और मेरा सर होगा। ऐसे लोगों को अपने हाथ से पानी का गिलास उठाना भी मुश्किल लगता है, क्योंकि क्या चाहिए? भोग विलास चाहिए। इनको लगता है कि मेरे को पानी का गिलास मेरे बेड पे अपने आप लेके लाकर कोई दे दे। मेहनती खूब होंगे, काम खूब करेंगे, लेकिन काम करने के बाद जब ये भोग विलास के मूड में होंगे तब इनको कोई काम नहीं करना है। चेक कर लेना आप, इनको खाने पीने की शौकीन होंगे, सब कुछ इनको चाहिए। अब बात करते हैं 7 नंबर वालों की। 7 नंबर विजडम का नंबर है। 7 नंबर एक नॉलेज का, नॉलेज 3 नंबर से की जाती है। विजडम बुद्धि का नंबर है, स्मार्टनेस का नंबर है। इन जहाँ पे सब चीजें खत्म हो जाती हैं वहां पे 7 नंबर शुरू होता है। इन्हें हर काम अपने हाथ से करना पसंद है, इन्हें सामने वाले पे विश्वास ही नहीं है। जितने भी एडिटर हैं, जितने भी मूवी के एडिटर हैं, ये सब 7 नंबर, जितने भी लेखक हैं, कंटेंट राइटर हैं, पोइम लिखते हैं, ऑथर हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में चेक करना चाहिए, सबकी डेट ऑफ बर्थ में को 7 नंबर मिलेगा। 90% लोगों की में इनको कोई भी काम अपने हाथ से करना पसंद है। ये लोग ना डॉग लवर्स होते हैं, कुत्तों से इनको बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसे लोगों को ना हथियार रखने का शौक होता है, चाकू, कैंची, गन, हथियार, ये ऐसे गन्स के लवर होते हैं। तो ऐसे प्रकार से तो नहीं, मेरा मन था साधु, लेकिन ये सारे शौक है मेरे तो है ना, आप देख लीजिए। गार्डनिंग भी है, डॉग से भी प्यार है और
अब वो प्रांत की वजह से है या नहीं नहीं नहीं, 100% एस्ट्रोलॉजी की वजह से है। क्योंकि मतलब जैसे हम लोग यूपी के, तो हम लोग के घर में गन्स वगैरह ये सब लाइसेंस है, बट है अलाउड है और है भी वो। तो ये जो आप तीनों बता रहे हैं, मेरा जुलाई है मैडम मैं यही कह रहा हूँ, अकेला मूलांक, यही तो कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि मूलांक ही काम करता है। मैं कहता हूँ मूलांक और मंथ और आपका ईयर के लास्ट के 2 नंबर, जैसे आपका ये डेट ऑफ बर्थ का ईयर क्या है, 92 है। तो 9 2 11, तो मतलब आपका 9 2 11 का टोटल कितना हो गया, 2। दो तो ये 3 चीजें काम करती है। भाग्यांक तो दो बेचारे का, बस। जो भाग्यांक है उसके पास तो कुछ है ही नहीं, उसके पास 10 से 15% ही पावर है। अब बात करते हैं अपने 8 नंबर के बारे में। 8 नंबर स्मार्ट, शनि का नंबर, क्लेवरनेस, चालाकी, बेईमानी कौन करता है, 8 नंबर, हार्ड वर्क, जितने भी काम है। तो ये शनि का जो नंबर है हार्ड वर्क। अब देखिए जिसकी डेट ऑफ बर्थ में भी 8 नंबर नहीं है, उसके पास स्मार्टनेस नहीं है, उसके पास चालाकी नहीं है। चेक कर लो अपने डेट ऑफ बर्थ, इसके पास 8 नंबर नहीं है, उसके पास क्या नहीं है, स्मार्टनेस नहीं है, चालाकी नहीं है, वो हार्ड वर्कर नहीं है, उसकी बैंकिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट बिल्कुल कमजोर है। उसको यही नहीं पता कि पैसे मुझे इन्वेस्ट कहाँ करने हैं, पैसे लगाने कैसे हैं, सामने वाले की जेब से पैसे निकालने कैसे हैं। तो आप बोलते हैं ना कि बच्चों को बादाम खिलाने चाहिए, बूढ़ा आदमी आलसी, मतलब इसकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है। आप मुझे बताओ कि बच्चों को बादाम खिलाने चाहिए, बादाम कौन से ग्रह से देखा जाता है, शनि ग्रह से। क्या बच्चों को बादाम खिलाने चाहिए, बिल्कुल खिलाने चाहिए। और बच्चों को बादाम वो खिलाने चाहिए जिसमें बादाम का ऑयल हो। आज हम जो भी बादाम खिलाते हैं, कौन से बादाम खाते हैं, अमेरिकन बादाम खिलाते हैं, अमेरिकन ऑयल, जिसमें रस ही नहीं है, ठोकते रहो, उसमें तेल ही नहीं है। आप अफगान गिरी के बादाम खिलाओ ना, जिसमें मामरा गिरी के बादाम खिलाओ, बच्चों का दिमाग तेज होगा, बच्चों में स्मार्टनेस आएगी। और जब भी कभी बादाम खिलाओ तो बादाम कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। 8 से कम बादाम नहीं होने चाहिए। आप बच्चों को बादाम खिलाओ, बच्चों में स्मार्टनेस आएगी। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि वाई, हर वाई का जवाब आपको दूंगा। आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन, आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्या मैंने वो क्वेश्चन पहले लिखवाए हैं क्या? आप किसी के साथ पॉडकास्ट करें एस्ट्रोलॉजर, वो पहले ही बता देगा कि मेरे से ये क्वेश्चन करना, मैं आपको आंसर दूंगा। अब बात करते हैं लास्ट और नॉट लिस्ट 9 नंबर के बारे में। 9 नंबर मंगल का नंबर है। मंगल एक्साइटमेंट, मंगल मैंने फास्ट, मंगल मैंने तेजी। उसको कोई भी काम स्लो पसंद नहीं है, उसको लगता है कि हर काम में तेजी। जितनी जल्दी से मैं चीज़ों को समझ गया हूँ, इतनी जल्दी सामने वाला मेरी चीज़ों को समझ ले, मेरे काम कर दे, उसे वेट करना पसंद नहीं है। उसे लग जाए कि खाना तैयार 2 मिनट में, हाथ में क्या चाहिए उसको, सरसों चाहिए, उसको वेट करना। यदि आपके कोई दोस्त 9 नंबर का है तो जो काम बोलते उसको पहले कर दो। उग्रवादी, आतंकवादी तो अच्छा आतंकवादी, अच्छा उग्रवादी है, तो उसको चाहिए कि वो आतंक मचा देगा, उग्र मचा देगा। करण है, वो दानवीर है, वो 1 मिनट में चाहे तो अपना पूरा का पूरा साम्राज्य दान कर देगा, क्योंकि वो सेनापति है। राजा कौन है, सूर्य। और सेनापति कौन है, मंगल। अब मंगल, राजा ने मंगल से बोला कि मुझे तेरा सब का सब, मुझे तेरी सेना, मुझे ये तेरा चाहिए। मंगल बोलेगा जो हुक्म मेरे आका, तो ये आपका, ये आप ले लो। तो उसकी जो भावना है वो निछावर करने की है, वो 1 मिनट में सब कुछ निछावर, सब कुछ करने की बात रखता है। तो ये 1 से लेकर 9 नंबर की पूरी गाथा है। तो सर जैसे अभी जितनी मेरी नॉलेज है, पता लगा है कि आज से, शायद आप मुझे करेक्ट कर पाएंगे, कि आज से शनि वक्री होना शुरू हुआ है और नवंबर या सितंबर तक है, और जैसे कि बताया जा रहा है अभी। तो इसका क्या मतलब है, मतलब क्या है पहली बात तो, और क्या हमें उससे डरना चाहिए, या हमें क्या बेनिफिट होने वाले हैं, नुकसान होने वाले हैं? हाँ देखिए अभी शनि के वक्री होने पे ना पूरी की पूरी दुनिया एस्ट्रोलॉजी पे इस पे वीडियो बना रही है कि शनि वक्री है, शनि बिल्कुल आपका सही ये कह कर रहे हैं। देगा, शनि आपका काम खराब कर देगा। इन 3 राशियों पे तो शनि की मारामारी होने वाली है, शनि ये होने वाला है, शनि वो होने। मैं आपको बताऊं कि आपका जो कर्मों का जो ग्रह है वो कौन है, शनि। शनि। शनि आपको क्यों खराब करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं आएगा। अच्छा। आज शनि आपको पता कौन सी राशि में गोचर कर रहा है, कुंभ की राशि में, जहाँ पे शनि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। 1 से लेकर 11 राशियों में से यदि को सबसे ज्यादा राशि पैसा देती है, वो राशि कौन सी है, कुंभ की राशि है। जितने भी व्यक्तियों की कुंभ की राशि है या कुंभ जिनका लगन है, वो बाय बर्थ लकी है। लेकिन यदि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं या कुछ उनके साथ नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें उनकी खराब हैं, या उन्होंने कुछ ग्रह अपने आप खराब कर लिए। 11 नंबर की राशि एकमात्र ऐसी राशि है जिसमें कोई भी ग्रह का बैठ जाए, चाहे वो सूर्य के बैठ जाए, चंद्रमा के बैठ जाए, राहु के बैठ जाए, केतु के बैठ जाए, वो पैसा देगा ही देगा। एक ग्रह ऐसा है जो वहां पे बैठ जाए तो आपके काम नहीं होंगे। कौन सा, मंगल। मंगल नहीं बैठना चाहिए कुंभ की राशि में। क्यों नहीं बैठना चाहिए, अब उसके पीछे आपके हर भाई का जवाब क्या दूंगा, क्योंकि शनि की राशि कितनी है, 2 राशियां, एक मकर एक कुंभ। मकर राशि में शनि का अधिपत्य नहीं है, मकर राशि में किसका अधिपत्य है, मंगल का। क्योंकि एक बार शनि महाराज जी और मंगल महाराज जी की आपस में युद्ध हो गया था, आपस में दोनों के में वर्चस्व की लड़ाई हो गई थी कि दोनों में से कौन सा ग्रह ज्यादा पावरफुल है, किसके पास ज्यादा शक्ति है। तो एकदम मंगल ग्रह अपना आराम से बैठकर खाना खा रहे थे, तो शनि ग्रह ने बोला कि मुझसे युद्ध करो।
ओके, मैं अपना राम नाम की भक्ति कर रहा हूँ, अभी मैं तपस्या करके उठा हूँ और मैं खाना खाने के मस्त हूँ, भैया तो अपना काम करो। तो कहता मैं शनि ग्रह हूँ, तुम्हें जानता नहीं है। तो ठीक है, आप शनि ग्रह होंगे, आपके चरणों में नमन है, लेकिन आप मुझे परेशान मत कीजिए, मैं भी अपनी तपस्या करके उठा हूँ, अब मेरा स्नान करने का टाइम हो गया, अब मुझे तो, लेकिन शनि ग्रह नहीं मांगा, क्योंकि उसको ये कहा गया था कि इस ब्रह्मांड में यदि आपने मंगल ग्रह को, हनुमान जी को हरा दिया तो आपका नाम हाँ बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। स्वैग दिखाने के लिए स्वैग दिखाने के लिए आया, तो दोनों के बीच में आपस में युद्ध हुआ, युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध हुआ, दोनों लहू लुहान हो गई, लेकिन अंत में जीत किसकी हुई? हनुमान जी की हुई। तो वो हनुमान जी ने अपने कंठ में शनि को बसाया, पकड़ा हुआ था, अच्छा और उसकी जान और प्राण नहीं निकलने वाले थे, और वो शनि महाराज हनुमान जी से बोले थे कि मुझे क्षमा कीजिए और मेरे से गलती छोड़ होगी दीजिए। और मुझे छोड़ दीजिए। और तब शनि महाराज जी ने तो हनुमान जी पर दया दिखा के मुझे छोड़ दिया। तब शनि ने बोला था कि शनिवार को भी यदि कोई बंदा हनुमान चालीसा पढ़ता है तो भी मैं उसको अच्छे फल दूंगा। आप देखिए जितने भी शनि के मंदिर है वहां सब में हनुमान चालीसा है, हाँ, हनुमान जी की हाँ, मूर्ति है, जितने भी शनि जी के मंदिर है। हम्म, और इसलिए शनि की जो राशि है मकर राशि है, उसमें मंगल क्या बोला जाता है? उच्च का है। तो शनि ने अपनी एक राशि हनुमान जी के लिए छोड़ दी थी। अच्छा तो वहां पे कौन उच्च का है? वहां पे मंगल उच्च का है। अब मंगल उच्च का है तो वो अपने मित्र ग्रहों को उच्च का करता है। अब मंगल के मित्र ग्रह कौन से? सूर्य। मकर ग्रह राशि में सूर्य भी अच्छा है, मकर राशि में मंगल भी अच्छा है, और मंगल की राशि उसकी राशि में बुध ग्रह भी, सभी ग्रह अच्छे हैं। लेकिन शनि ग्रह यदि मकर राशि में बैठ जाए तो उतना अच्छे फल नहीं देता जितने अच्छे रिजल्ट बाकी ग्रह देते हैं। अब देखिए युद्ध किया था, शत्रु तो मन में थी ना, कहीं ना कहीं दुश्मनी तो थी ना आपको। अब आप सामने वाले के सामने हार रहे हैं तभी तो अपने प्राण छोड़े ना अपने, लेकिन अंदर से तो मन में तो शत्रुता है तो कहीं मंगल और शनि बैठ जाए, आदमी का एक्सीडेंट हो गई होगा, आदमी का ऑपरेशन हो गई होगा, आदमी कर्जों में आएगा ही आएगा, आदमी का मंगल खराब हो गया, कहीं ना कहीं मंगल और शनि की युति होगी, मंगल शनि। अब जैसे ही कुंभ की राशि में मंगल आके बैठ जाता है तो आदमी के लास्ट मोमेंट में काम नहीं होते हैं। आप अपने पॉडकास्ट के माध्यम से चेक कर लीजिए, जितने भी कुंभ की राशि में 11 नंबर राशि में या 11 नंबर हाउस में मंगल जाके बैठ जाए तो आदमी के काम लास्ट में 90% काम निकल जाएंगे, हाथ ही निकल जाएगा, पूंछ रह जाएगी। क्योंकि ये शनि की वो राशि है जहाँ पे शनि उच्च का है, जहाँ पे राहु उच्च का है, जहाँ पे सूर्य सब ग्रह उच्च का है, मंगल ग्रह को छोड़ के बाकी सभी ग्रह को उन्होंने जगह नहीं दी है। मंगल ग्रह को बाहर से काटा मार दिया कि तेरी तो जयराम जी की, तू तो 10 नंबर राशि में रहे, 11 नंबर राशि अब तेरी नहीं है। सूर्य को उसने उसका क्यों बोला? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अपना पिता भी मानता था। चंद्रमा को क्यों बोला? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अपनी माता भी मानता था, जबकि माता नहीं थी, उसका दत्तक पुत्र था। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह उसके परम मित्र हैं। राहु को उसने अपना क्यों माना? क्योंकि जब वो देवताओं से रूठ कर गया तो कहाँ पे गया? दानवों के पास में गया। तो केतु राहु की बात है, तो शुक्र उसका परम मित्र है। आज शनि की गर्लफ्रेंड कौन है? शुक्र। तो ऐसा कहा जाता है। अरे शनि देवता कुछ नहीं, शनि कर्मों के देवता है, वो कुछ नहीं ऐसा कहते। आज शनि कुंभ की राशि में वक्रिय हो रही है, शनि अपने ही राशि में वक्रिय हो रहे हैं। तो वक्रिय होने का पहले मतलब समझो। वक्रिय को इंग्लिश में रेट्रो कहा जाता है। रेट्रो मैंने उल्टा चलना। क्या कोई ग्रह उल्टा चलता है? कभी नहीं चलता। पहले आप इसको समझ लो, कोई भी ग्रह कभी उल्टा नहीं चलता। आप इसको एग्जाम्पल समझ लो कि एक स्टेशन आप ट्रेन खड़ी हुई है एक प्लेटफॉर्म पे, और पास में से एक ट्रेन बहुत स्पीड से गुजर रही है, या आपकी ट्रेन चल रही है थोड़ी कम स्पीड से, और एक बहुत ट्रेन स्पीड से आती है और आपको निकल जाती है आगे से। तो लेकिन आप जब ट्रेन में बैठे होते हैं, दोनों ट्रेनें चल रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि ट्रेन इधर से जा रही है, नहीं जा रही है। तो क्या हो रहा है कि इस वक्त शनि ग्रह पृथ्वी के सबसे पास में आता है। आगे जब ये पूरा का पूरा एक सर्किल घुमाते हैं तो ये घूमते 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 ये अभी जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, बिल्कुल उसके पास में से ये विचरण कर रहे हैं। तो अब जब पास में से विचरण करते हैं तो इनकी जो गति होती है बहुत स्लो हो गई है। तो ये 3 से 60 महीने का जो टाइम है इसमें ये पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक आ गए, तो इसलिए से बोला जाता है इसे वक्री है। एक्चुअली वक्रीय है नहीं, लेकिन जब आप दूरबीन से आप देखेंगे ना, यूं करके देखेंगे लगेगा कि उल्टे चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इस वक्त ये सभी के सभी ग्रहों के साथ में है। तो 2 ग्रह कौन से जो कभी वक्रीय नहीं होते? 2 ग्रह कौन से हैं? अच्छा, जो वक्रीय नहीं होते, आज जानिए ना नॉलेज के माध्यम से। आप बैठे नॉलेज देने के लिए। सूर्य और चंद्रमा 2 ग्रह ऐसे हैं जो कभी वक्रीय नहीं होते। अच्छा। और 2 ग्रह ऐसे जो कौन से हैं जो हमेशा वक्रीय रहते हैं? एक तो राहु और केतु कभी सीधे नहीं चलते।
अच्छा वो हमेशा वक्री चलते हैं, वो हमेशा उल्टे चलते हैं। और बाकी कितने ग्रह रह गए? 5। तो 5 ग्रह मार्गी भी होते हैं और 5 ग्रह वक्रिय भी होते हैं। तो मैं सूर्य और चंद्रमा कभी वक्रिय नहीं होते, राहु केतु हमेशा वक्रिय होते हैं। 5 ग्रह मार्गी भी होते हैं और 5 ग्रह वक्री भी होते हैं। तो मतलब जब वो पृथ्वी के सबसे पास में होते हैं तो वक्री। अब वक्रिय का एस्ट्रोलॉजी में क्या बोला गया है कि वो अपने जिस भाव में बैठे हैं उसका तो रिजल्ट दे नहीं देंगे, लेकिन उसके पीछे वाले हाउस का भी रिजल्ट देंगे। अच्छा तो अभी शनि कौन सी राशि में चल रहे हैं? कुंभ की राशि में, कुंभ की। मतलब 11 नंबर राशि। तो वो मकर राशि का भी रिजल्ट देंगे। अच्छा तो अब शनि की दृष्टियां कितनी है? 3, 7, 10। तो अब शनि, मैंने बोला था कि कुंभ की राशि शनि का है, खुद की राशि है। अब 3 नंबर राशि तो 1 नंबर राशि को भी देख रहे हैं, मेष राशि को भी देख रहे हैं, लेकिन उनको परेशान नहीं करेंगे जब तक मंगल शनि को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो 11 नंबर से सिंह की राशि को भी देख रहे हैं, वो 10 नंबर राशि से धनु राशि को भी देख रहे हैं, उनको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अब वो मकर राशि में आ गए हैं, अपनी ही राशि में आ गए, लेकिन वहां पे वो क्या है? कंफर्ट नहीं है, क्योंकि वो घर किसका है? मंगल का है। तो अब जब वो वक्रिया हो जाएंगे तो वहां पे जो ग्रह बैठा होगा उसको पीड़ा देंगे, और वहां पे जहां जहां उनकी दृष्टि जाएगी वहां उस ग्रह को पीड़ा दे सकते हैं। कब देंगे? जब वहां पे शत्रु ग्रह बैठा होगा, और वो शनि से क्या करेगा? छेड़छाड़ी करेगा। अदरवाइज शनि आपको पूरा नहीं देगा। तो इस बात को समझना पड़ेगा। मतलब इतना खौफ नहीं होना चाहिए जितना फैला जितना रखा है खौफ शनि होता के है इतना ऊपर। खौफ नहीं होना चाहिए। शनि वैसे अपनी कुंभ की राशि में है, अभी किसी ने शनि से छेड़छाड़ी नहीं की तो दिक्कत आएगी। लेकिन अब हाँ, मैं ये बताता हूँ कि शनि की दृष्टि अब तुला राशि में जा रही है। अच्छा तो जब भी शनि की दृष्टि तुला राशि में पड़ती है तो संबंधों में खटास आती है। अच्छा, तुला राशि मतलब ये नाम से राशि या नहीं, फिर 7 नंबर की राशि। अच्छा तो 7 नंबर, हालांकि शनि अपनी ही राशि तुला राशि में उच्च का होता है, लेकिन जब वो बैठा होता है तब वो अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन जब वो दृष्टि से बंद करता है तो थोड़े से बुरे रिजल्ट देता है। जब तो अभी यदि कोई 2 पार्टनर है उनमें विवाद हो सकता है, हस्बैंड वाइफ है तो उनमें डिस्प्यूट हो सकता है, क्लेश हो सकता है। तब इसका मैं आपको बहुत अच्छा एक उपाय भी इस आपके चैनल के माध्यम से बता दूंगा कि आपको तुला राशि मतलब गाय, शुक्र मैंने गाय, तो आपको गाय को काला नमक डाल कर आना है, काले उड़द डाल कर आने हैं। पर सर जिनके नाम से तुला राशि है या किसी नहीं नहीं नहीं, मैं आपको अच्छा पूरा चंद्रमा राशि, अच्छा मतलब अभी आपको कुछ भी नहीं देखना है, अच्छा आपकी राशि का कोई भी हो, आप तो जाइए काला नमक जाके गायों को खिला कर आइए। काला नमक गायें उसको जीभ से चाटती हैं, क्योंकि उसका मतलब है जब गायें ज्यादा खाना खा लेती हैं तो काला नमक को हजम करने के लिए, अपने पेट में हजम करने के, तो काला नमक। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। जिनका भी शनि वक्रिय हो रहा है, शनि मेरा भी वक्रिय हो रहा है, शनि आपका वक्रिय हो रहा है, तो सबको आपको करना है, जाके सब सबको कर करना सकते है। हैं, हाँ। आपको क्या करना है, आपको गुड़ के ऊपर सरसों का तेल लगाकर गाय को खिलाना है। अच्छा आपको शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है, और साथ में सरसों का तेल का दीपक जलाना है। आप किसी भी पीपल के पेड़ के ऊपर दीपक जला के आइए सरसों के तेल का, तो शनि आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। सिंपल सा काम करना है, आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है। आपको गरीब लोगों को छाते बांध के आ सकते हैं, गरीब लोगों को अम्ब्रेला कुछ तला हुआ चीजें दे के आ गॉड सकते ऑफ हैं। जस्टिस भी बोला जाता है ना शनि जी को। वो कर्मों के बिल्कुल न्यायाधीश ही हैं। न्यायाधीश, हाँ। जितने भी जजमेंट है, जो भी मान लो आपका किसी कोर्ट से कोई जजमेंट आने वाला है, आपका शनि खराब है तो जजमेंट आपका अगेंस्ट आएगा। तो आपका इसका सबसे अच्छा उपाय बताता हूँ, आपको किसी भी कोर्ट के पास जाना है, कोर्ट के बाहर में जाके बिस्किट के ऊपर सरसों का तेल लगाकर कुत्तों को खिला दीजिए, जजमेंट आपकी फेवर में आएगा। सारे उपाय तो सर ये जैसे इस साल को भी शनि का साल कहा अरे गया मैडम, है ये ना? न्यूमोलॉजी का साल है, मतलब ये हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत छोटी विद्या है। मैं अच्छा वो क्या बोला, न्यूमोलॉजी किसने लिखी हाँ, और कब आई? अभी 1900 में तो आई है, हम्म और लाल किताब कब आई है? 1950 में आई है। बिल्कुल। 1940 के बीच में लाल किताब लिखी गई है, हाँ। जिसको रूपचंद शास्त्री थे। लोग अलग-अलग टोटके तभी वो बताते आप हैं। सोच के सुनने में बताते ज्यादा हैं। आते हैं मैं क्योंकि लाल किताब हाँ। मैंने पूरी की पूरी पढ़ी हुई है, लेकिन मैं बताता हूँ लाल किताब में रूपचंद शास्त्री जी जो इंडिया के ही शास्त्री थे, बाद में एक सिंपल क्लर्क लिपिक थे, वो अच्छा। किसी बिजली डिपार्टमेंट में, लेकिन उनका सीधा कनेक्शन था भगवान के साथ में। उन्होंने वो जो लाल किताब है वह 90% भृगु संहिता से प्रेरित है। अच्छा। तो उन्होंने उसको पढ़ा और उन्होंने अपनी ही बातें लिखी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एकमात्र ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसने लाल किताब भी पढ़ी है, जिसने केपी भी पढ़ी है, जिसने अगस्त्य भी पढ़ी है, जिसने जैमिनी भी पढ़ी है, जिसने वैदिक भी पढ़ी है, जिसने केपी के बाद जो आज तक नाड़ी, और नाड़ी के बाद है कस्पल इंटरलिंक थ्योरी, जो बिल्कुल लेटेस्ट थ्योरी आई है, जिसको इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड में 1% एस्ट्रोलॉजर भी जानते हैं। मान लो पूरे वर्ल्ड में 1 लाख एस्ट्रोलॉजर हैं, तो 1000 लोग इसको नहीं जानते, 100 लोग इसको जानते होंगे मुश्किल।
इसमें सब लॉर्ड के बारे में बात की गई है। तो इसमें हम कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मैंने बात की है। तो इन 7 विद्या को जब मैंने देखा तो मैंने अपने अनुभव में ये पाया कि कोई भी विद्या अपने में पूर्ण सबका मिलजुल के काम करता है। तो कभी अपन दोबारा पॉडकास्ट करेंगे तो मैं सब में बताऊंगा कि कौन सा ग्रह किसने क्या बताया, कि कौन सा ग्रह पैसा देता है, किसने क्या बताया, किसने क्या बताया, किसने क्या बताया। तो मैंने जब 7 विद्याओं को पढ़ा तो मैं इसमें मास्टर हो गया। तो मैंने ही पढ़ा। आज इतने में कोई टोटके को लाल किताब पे टोटके बता रहा है, कोई केपी के बता रहा है। तो मैंने देखा कि ये जो विद्या है 7 विद्या ही आपको आनी चाहिए और फिर आप इनको देखिए। मैंने कंपनी हाँ, तो जब अब मेरी कंपनी का नाम भी वो मास्टर वास्तु है। तो मैं बोलता हूँ कि जो न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से और जो वास्तु से, तीनों चीज़ों को मैंने कंबाइन करके मास्टर वास्तु बनाया। और अभी मैंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की जिसका नाम एनी टाइम वास्तु है। तो आप सभी लोग उसको डाउनलोड कीजिए और उसमें मैंने ऐसी चीज़ें दी हैं कि मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। ये मेरा दावा है कि इस तरीके का कोर्स ना तो आज तक किसी ने पढ़ाया होगा ना सिखाया होगा। और एस्ट्रोलॉजी के जो रहस्य हैं वो मैं आपको रिलीव करना चाहता हूँ आपके सामने से कि एस्ट्रोलॉजी क्यों बनी और कैसे बनी। बिल्कुल। अब देखिए आचार्य जी, बात तो बहुत करने का मन कर रहा है, लेकिन एक और आपके साथ शूट करेंगे बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल के साथ, ये जाना सबको है दुनिया से, आप क्या चाहेंगे जब आप जाएं तो लोग आपको कैसे याद रखें? मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक स्पिरिचुअल गुरु के रूप में जाना चाहता हूँ। अब जब गुरु की बात आती है, लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप तो गुरु हैं और फिर भी आप पैसे लेते हैं, आप फीस लेते हैं। और आपको जानकर भी ताज्जुब होगा कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा फीस मेरी है। ठीक है, तो लोग मुझसे जब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने बहुत ही बढ़िया मेरा दिल का एक क्वेश्चन पूछा। हुआ ये कि जब आदमी परेशान होता है तो गुरु ढूंढता है, वो किसी गुरु के पास जाना चाहता है। मैं भी किसी से फीस नहीं लेना चाहता, मैं किसी से पैसा नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे एक सपने हैं कि मैं स्कूल बनाऊं बच्चों के लिए, मैं कॉलेज बनाऊं, मैं धर्मशाला बनाऊं, मैं अंध विद्यालय बनाऊं, अनाथालय बनाऊं, कोड़ियों का आश्रम बनाऊं, उन लोगों की सेवा करना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे फंड्स की जरूरत है। और आपको मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये क्वेश्चन में से आज तक किसी ने नहीं पूछा और आपने आप बच्चों ने मुझसे पहली बार पूछा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपनी मेरी जितनी भी इनकम आती है मैं उसका इनकम का एक हिस्सा आज भी सेव कर रहा हूँ। मैं हर साल 100 कन्याओं की, गरीब कन्याओं की शादी कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे पैसे की जरूरत है। अब मैं एक स्पिरिचुअल गुरु के रूप में जाना चाहता हूँ। मैंने देखा कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु भारत में भी हैं, वर्ल्ड में भी हैं, जिनका बहुत सारा नाम है, फेम है, लेकिन वो किसी इंडिविजुअल की समस्या पे समाधान नहीं करते। वो एक सभा में आते हैं, वो अपना एक लेक्चर, अपना एक जो भाषण है या जिसे मान लीजिए अपना जो ज्ञान है वो बांट कर चले जाते हैं और लोग उसे लेते हैं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं और काफ़ी कुछ उतारते भी हैं और काफ़ी लोगों को उसमें भला दिखता है। लेकिन एक नियम आप सभी लोगों पे लागू नहीं कर सकते। सही बात है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताना चाहूँगा। क्या मुझे बात बताइए कि लक्ष्मी माता जी क्या जो बुरे कर्म करते हैं उनके पास नहीं है? बिल्कुल है। आपको मैं ये बताऊंगा कि जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी समुद्र मंथन के वक्त 9वें रत्न के रूप में, तब उनको ये वरदान था कि आपको किसी से भेदभाव नहीं करना है, चाहे वो अच्छे कर्म करे चाहे बुरे कर्म करे। आज जितने भी मर्डर करते हैं या जितने भी गलत तरीके से सट्टा, जुआ, लॉटरी या जो मतलब गलती के, क्या उनके पास सबसे पैसे उनके पास है? और जो बंदा मेहनत करता रहता है, सारी उम्र मेहनत करता है, मतलब उसके पैसे, मतलब पैसा उसके पास भी है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन लक्ष्मी जी को ये बोला गया कि आपको बिना भेदभाव किए वो अच्छे कर्म करे चाहे बुरे कर्म करे, आपकी जो पूजा करेगा आपको उसके पास जाना है। इसका डिसाइड कौन करेगा वो अच्छे कर्म कर रहा है बुरे कर्म कर रहा है? शनि करेगा। तो अब ये युति तो सोचा दी, लक्ष्मी जी उनके पास पहुंच गई। हम देवताओं को लगा कि भैया ये तो लक्ष्मी जी तो सारे दानवों के पास जा रही है और तो पूजा करी जा रहे हैं और लक्ष्मी जी को लिए जा रहे हैं। और लक्ष्मी जी हम तो सबसे ज्यादा मदिरा कौन पीता था? हाँ मैडम क्या बात है, देवेंद्र पीते थे, सोमरस। बदनाम दानव है लेकिन उससे ज्यादा बदनाम देवता है। लेकिन क्यों? उनकी चद्दर लिपेट रखी थी देवताओं ने कि भैया तुम बदनाम नहीं हो, तुम तो हमारे हो, तो बदनाम कर दो दानवों को। मैं वो फिर बोल रहा हूँ, दानव सबसे ज्यादा डिसिप्लिन लोग थे और जितने भी 4 नंबर वाले, जितने भी 8 नंबर वाले हैं, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन लोग हैं। आप चेक कर लीजिए, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूंगा। आपको आप सुनिए, आप इस बात को बिल्कुल निसंकोच हो जाइए कि आप दानव हैं। दानव और देवता दोनों ही एक ही स्वरूप हैं इंसान के रूप में। अब आप इंसान के रूप में रह रही हैं तो आप तो ये मान लीजिए आप पुत्री दानवों की हैं, ठीक है,
लेकिन आपके अंदर गुण देवताओं दानवों देवताओं सबके का हैं। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, जो शुक्र थे और गुरु थे, ये दोनों एक ही ऋषि की संतान थे, राजा कश्यप, जी बिल्कुल ऋषि कश्यप की। जी लेकिन ऋषि कश्यप की जो दूसरी पत्नी थी वो असुरों की पुत्री हाँ, थी, पुत्री थी हाँ। और उसका जो पुत्र हुआ था वो शुक्र हुआ था। शुक्र हुआ। और इसलिए शुक्र को राजाओं का गुरु नहीं बनाया था, हम्म। क्योंकि देवेंद्र ने कहा था कि तू तेरी माँ असुर है, हाँ, इसलिए मैं तेरे को गुरु नहीं बनाऊंगा। तब शुक्र ने कहा था कि तुमने मेरी इंसल्ट की है बड़े दरबार में, अब तुम्हें मजा मैं चखाऊंगा। तब उन्होंने भगवान शिव की करोड़ों साल पूजा की, और मर्त संजीवनी जो सिर्फ भगवान शिव के पास है, ना ब्रह्मा जी के पास है ना विष्णु के पास है। शिव जी के बाद मर्त संजीवनी थी तो किसके पास थी? शुक्र के पास थी। और भगवान शंकर जी अड़ गए थे कि मैं तेरे को मर्त संजीवनी नहीं दूंगा। तो शुक्र ही काफी ऐसा आदमी था जो दानव था, जो ऋषि था, वो कहता मैं मर्त संजीवनी लेकर आऊंगा। 10 बार शिव भगवान को आना पड़ा कि तू और वरदान मांग ले, मैं तेरे को सब दूंगा। वो शुक्र अड़ गया कि मैं सर आपकी और सेवा, और मैं आपकी तपस्या करूंगा, और तपस्या करूंगा, और तपस्या करूंगा, कब तक नहीं दोगे? तो लास्ट में भगवान शंकर को उनको मर्त संजीवनी सिखानी पड़ी। और तब उन्होंने क्या किया कि वो अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए दानवों के पास गए और उनको बोला कि तुम लड़ो युद्ध देवताओं से, और जो मारा जाएगा वो जाते छींटा मारते, वो दानव जिंदा हो जाते। सुना है किसी से कि शुक्र जी मतलब कहते हैं मृत्यु वाले को भी जिंदा कर देते, देवताओं को जिंदा करते। अब इस बात पे शंकर जी को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने क्या किया, अब आपको थोड़ी सी मैं लड़कियों की बातें बताऊंगा कि जितनी लड़कियों को जो पीसीओडी की समस्या है, जो हार्मोन की प्रॉब्लम होती है, ये कौन सा ग्रह से होती है? जितनी बच्चियों को स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, चेहरे पे बड़े बड़े दाने हो जाते हैं, जितनी भी प्रकार की या जो चर्म रोग हैं, या जितने भी लड़के हैं जिनको वीर्य से संबंधित प्रॉब्लम है, जिनके बच्चे नहीं पैदा हो रहे, वो शुक्र ग्रह को मना लें तुरंत तो चीज ठीक हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। उसके बाद शुक्र ग्रह मर संजीवनी बांटने लगी, सब देवता इकट्ठे हो गए और भगवान शंकर को कोसने लगे। क्या कर दिया आपने शंकर? आप तो भोले हैं, आपने तो आपके कारण सृष्टि का नाश हो रहा है, ब्लंडर कर दिया आपने। देव तो शंकर भगवान को क्या आ गया? गुस्सा। वो गए शुक्राचार्य के पास, उन्होंने पूरा का पूरा शुक्राचार्य निकल लिया। अब शुक्राचार्य फिर जिद्दी थी, हम तो चले गए, और वहां बैठ के शंकर भगवान की फिर तपस्या शुरू कर दी। अब शंकर जो शुक्राचार्य जी थे, वो भगवान के बिल्कुल कमर के पास, जो अभी शुक्र की राशि कौन सी है? 7 नंबर राशि, जिसे एस्ट्रोलॉजी में आपकी कमर कहा जाता है, वहां पे जाके अटक गए। अब ना तो बाहर निकले ना अंदर आ रहे, अंदर बैठे शंकर भगवान की तपस्या करने लगे। अब बोलते कि कब तक तो मेरे को नहीं निकालेगा, निकालना तेरे को पड़ेगा। उन्होंने फिर करोड़ साल तपस्या की। तो पार्वती ने बोला कि भैया शुक्राचार्य का क्या हुआ? वो अंदर बैठा हुआ है। तो कहते उसको तो निकालना पड़ेगा भैया। तब अब वो वहां पर जाके बैठ गए, कमर के पास जाके बैठ गए। अब मुंह से तो नहीं निकाल पाएंगे थे, फ्रेश से हिस्से से निकाल नहीं पाएंगे। तब उन्होंने अपने वीर्य से उनको निकाला। भगवान शंकर ने अपने वीर्य के रास्ते से उनको निकाला, और माँ पार्वती ने उन्हें अपना पुत्र माना, क्योंकि वो वीर्य के रास्ते से आए थे। और उनको पाला, और उनको कहा कि जो शंकर पे शुक्रवार को दही चढ़ाएगा, जो शुक्रवार को दही गन्ने के रस पे चढ़ाएगा, वह उसको लग्जरी की तरफ आकर्षित हो जाएगी, पैसा उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। अब शंकर भगवान ने उनको शर्त रखी कि हे शुक्र देवता, शुक्र महाराज, जब तो तेरी जिद पे मैं अड़ गया हूँ तो मुझे माफ कर। अब तेरे को एक हिस्सा दानवों को दे दिया, एक हिस्सा तो किसको देना है? देवता को देना है। अब शुक्र की राशि कितनी है? 2, एक वृषभ राशि और एक तुला राशि। और जो शंकर की जटाओं में विराजमान है चंद्रमा, उसको तुरंत बैठाया वृषभ की राशि में और उसको वहां पे उच्चता कर दिया। अब जितने भी आज पॉडकास्ट के माध्यम से लोग बताना चाहते हैं, लोग क्या कहते हैं कि शुक्र और चंद्रमा आपस में दुश्मन है, जबकि शुक्र चंद्रमा आपस में दुश्मन कब है? जब चंद्रमा तुला राशि में होता है, तब तो शुक्र चंद्रमा आपस में दुश्मन है। और शुक्र चंद्रमा उच्च का कहाँ होता है? वृषभ राशि में होता है। तो तब तुरंत शंकर भगवान जी ने बिना किसी का समय व्यतीत किए तुरंत एक राशि ली, शुक्र की हड़प ली, और वहां पे चंद्रमा को क्या कर दिया? बिठा दिया, और बोल दिया आज 2 नंबर राशि में कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो नीच का होता है। वहां पे सूर्य आ जाए, मंगल आ जाए, केतु आ जाए, कोई भी ग्रह आ जाए, सबका वो शुक्र ग्रह क्या करती? स्वागत करती है। और लेकिन तुला राशि में और जितने भी देवता ग्रह है, जहाँ पे तुला राशि में कौन नीच का होता है? सूर्य। क्यों? देवेंद्र, इंद्र, इसे सूर्य ग्रह से देखा जाता है, और वो तुला राशि में
नीच का है। वो बोला कि सर आप मेरी एक राशि ले लो, मैंने आपको दे दी, लेकिन तुला मैं सूर्य को छोड़ूंगा नहीं। और आज आपको बताता हूँ, जिसका भी सूर्य तुला राशि में जाके बैठ जाए वो लड़की की वजह से बदनाम हो जाता है। शुक्र में लड़की, शुक्र में लड़की, और शुक्र सूर्य की राशि में जाके बैठ जाए या सूर्य के घर में जाके बैठ जाए तो भी जातक को लड़की की वजह से बदनामी मिलेगी। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहता हूँ, आप जाके चेक कीजिए। और जिसका सूर्य तुला राशि में जाके बैठ जाए उसको डिफेम मिलता है, उसका जिंदगी में एक बार नाम बदनाम पक्का ही होता है, चाहे वो किसी की वजह से भी हो। उसके ऊपर इल्जाम ज्यादा लगते हैं, उसका पड़ोसी उसके जाके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह को किसी दुश्मनी निकालनी है सूर्य से, वो बदनाम है। और जो सूर्य के मित्र हैं वो सब शुक्र के दुश्मन है, चाहे वहां पे मंगल है या पे कोई भी। और जब मंगल और शुक्र इकट्ठे बैठते हैं तो वो परम मित्र है। तो ये बातें आप ये हम करते रहेंगे। जैसे बहुत अच्छा ज्ञान मिला आपसे मिलकर, पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको आज हमसे मिलकर और ज्ञान आके कैसा लगा? मैं आपको लास्ट में बात बताना चाहूंगा कि जो अपनी बात बीच में रहेगी, क्योंकि आप मैं इस दुनिया में मैं स्पिरिचुअल गुरु के रूप में जाना चाहता हूँ। मैं चाहना चाहता हूँ कि जब भी मैं दुनिया को छोड़कर जाऊं, लोग मुझे एक स्पिरिचुअल गुरु के रूप में देखें। देखिए, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं अभी आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं भी मुझे भी नेम फेम चाहिए, इस बात में नहीं एम्बिशन है, मेरा भी है, लेकिन अच्छे तरीके से। मैं एक स्पिरिचुअल गुरु ऐसा माना, मैं व्यक्तिगत लोगों का विकास करना चाहता हूँ। मैंने आपको ये बताया कि इस प्रकार से जो जितने भी धार्मिक गुरु हैं, जितने भी स्पिरिचुअल गुरु हैं, वो एक सभा का आयोजन करते हैं, वहाँ पे 200 लोगों को, 1000 लोगों को, 10,000 लोगों को एक ज्ञान देते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल लोगों के बारे में, इंडिविजुअल विकास के बारे में बात नहीं कर पाते और ना ही वो कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने ये अपनी जिंदगी में प्रण लिया है कि मेरे को कम से कम भी 1000 से लेकर 10,000 लोगों के जीवन को परिवर्तित करना है। और मैं चाहता हूं कि हमारा भारत, आज मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये बात अभी तक मुझे किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि आप कैसे जानना चाहेंगे, लेकिन आज मेरे दिल की बात आपने पूछी तो मैं रोऊं कि हंसूं मुझे समझ में नहीं आ रही है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है, आज से एस्ट्रोलॉजी का इतिहास लिखा जाएगा। हम एस्ट्रोलॉजी पे किताबें लिख रहा हूँ, मैं वास्तु को किताबें लिख रहा हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी को किताबें लिख रहा हूँ, मैं इतिहास लिखूंगा कि एक आचार्य लबुश नाम का व्यक्ति हुआ था और उसने एस्ट्रोलॉजी के बारे में लिखी थी और जो मुझसे बंदे आए थे। मैं चाहता हूँ कि भारत के लोग, भारत पूरे विश्व में राज करें। जो हम योग गुरु हैं, हम एस्ट्रोलॉजी गुरु बने। आज भारतीय संसद में, भारतीय विधानसभा में एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ कला के रूप में मान्यता दी गई है, विज्ञान के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। तो मैं इस पे लड़ना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री मोदी से बात करना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री से बात करना चाहता हूं कि इसको कला और विज्ञान के रूप में मान्यता दी जाए। क्यों? यदि आपको विज्ञान के रूप में मान्यता नहीं दे रहे हैं तो आपने यूनिवर्सिटीज खोली हुई हैं, क्यों आप इस पे पीएचडी देते हैं, क्यों आप इस पे ग्रेजुएशन देते हैं? ज्योतिष में ग्रेजुएशन तो है ना, आप पढ़ाना बंद कर दीजिए। यदि आप इसको विज्ञान नहीं मानते हैं, यदि विज्ञान मानते हैं तो आप इसको, आप ज्योतिष के क्षेत्र से भी एक सांसद चुनिए और आप उसको राज्यसभा में पहुंचाइए। और हो सकता है कि मेरा ये जो मिशन है, मैं इसमें पूरा तरीके से कामयाब हूं। यदि मैं नहीं पहुंचा राज्यसभा में तो कोई ना कोई तो पक्का पहुंचेगा। और मुझे उस दिन बड़ी खुशी होगी जब एस्ट्रोलॉजी को, जब इस साइंस को, जिसका रचयिता भारत है, उसको भारत अपने हकों के लिए मुझे लड़ना पड़ रहा है। तो मैं कहूँगा कि सर ये कोई खेल नहीं है जिसे हम अंधविश्वास कहें। एस्ट्रोलॉजी बुरी नहीं है, एस्ट्रोलॉजर बुरा हो सकता है। और भारत के अंदर एस्ट्रोलॉजी इसलिए बुरी हो गई है क्योंकि इसको अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं मिला है। आज तो लोगों को डराकर एस्ट्रोलॉजी की गई है, धमकाकर एस्ट्रोलॉजी की गई है। बड़े बड़े बाबा बड़े बड़े बात, आज मुझे नग बना दे, मुझे लोग बोलते हैं कि आपने इतने नग क्यों पहन रखे हैं? अरे भैया मुझे पावर दे रहे हैं, मेरे लिए काम कर रहे हैं तो मैंने पहने हुए हैं, आप भी पहनिए, ये काम करते हैं, चीजें काम करती हैं। जिसके लिए जो काम करेगा वो काम करेगा, वो काम कर। देखिए अब मैंने चीजें पहन रखी हैं, अब इनकी आप कीमत जानेंगे तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये जगोर गाड़ी से महंगे, मैंने तो एस्ट्रोलॉजर पहन रखे हैं। तो ये चीजें हैं, आकर्षित करती हैं चीजें। जो प्रकृति ने कोई चीज बना दी है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, उसके पीछे कोई राज है। तो आप उनको पॉजिटिव लीजिए। आपको एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर से मिलने की जरूरत है। और एस्ट्रोलॉजी रंक को राजा बना देती है और राजा को रंक बना देती है। ये इसकी पावर है, ये इसकी ताकत है। आप जैसा आपको अच्छा लगे। सही बात है। तो सर हमें तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मतलब हम तो दोबारा मिलते रहेंगे आपसे, क्योंकि हमें बहुत सारे और टॉपिक्स भी डिस्कवर करने हैं शायद आपके साथ में। तो आपको आज यहाँ कैसा लगा, हमसे मिलकर कैसा लगा? मुझे आपका आज नाम भी नहीं पता है, मैं सही बात बता रहा हूँ। पहले पर नाम तो बताइए। पूजा आपका? सुप्रीति। तो मेरे सोशल मीडिया टीम ने आपके साथ कनेक्ट किया, यहाँ पर उनके साथ कनेक्ट किया।
लेकिन ऐसा इंटरव्यू जो आज आपने लिया है, मेरा ऐसा इंटरव्यू पहले कभी नहीं हुआ। बहुत सारे इंटरव्यू मेरे हुए हैं, लाखों मेरे से व्यू गए हैं, लाखों लोगों ने मुझे लाइक किया है, लेकिन ऐसा इंटरव्यू जो आपने आज क्वेश्चन पूछे, आज मैंने आपको दिल को छूने वाले क्वेश्चन पूछे और वास्तव में आज हमको नींद बहुत अच्छी आने वाली है कि इस तरीके से आपने बात की और मैं चाहूँगा कि आगे भी अपने इस तरीके से बात चलती रहे बिल्कुल और गॉड ब्लेस यू, आपको भगवान बिल्कुल, खूब आपका आगे लेके आशीर्वाद। जाए और आप खूब आगे जाएँ और कर्मों के साथ-साथ में आप भाग्य को भी अपना मित्र बनाएँ बिल्कुल। ताकि आप 1 और 1 11 हो जाए। बिल्कुल। जी, धन्यवाद। दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हasta la vista। गुड बाय।